वेलकम बैक टू लॉ स्कूल। आज हम बात करेंगे सेक्शन 30 की, एग्रीमेंट बाय वे ऑफ बेगर वॉइड। मतलब वेजरिंग एग्रीमेंट, ऐसे एग्रीमेंट, बेटिंग वाले, गैम्बलिंग, ऐसे एग्रीमेंट क्या होते हैं, वॉइड होते हैं। वेजरिंग का मीनिंग ही ये होता है कि ऐसे एग्रीमेंट जो बेटिंग से रिलेटेड हो, गैम्बलिंग से रिलेटेड हो। मतलब जैसे कि ए और बी ने एक दूसरे से शर्त लगाई कि आज इंडिया जीतेगी या पाकिस्तान, मैच की शर्त लगाई दोनों ने। इसमें दोनों पार्टी ने क्या करी, बेटिंग करी। तो ऐसे एग्रीमेंट जो उन्होंने करे ये वेजरिंग एग्रीमेंट कहलाते हैं। और ऐसे एग्रीमेंट क्या हो जाते हैं, वॉइड हो जाते हैं, अनइन्फोर्सेबल हो जाते हैं, जिनको कोर्ट इन्फोर्स नहीं करा सकती। कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट अगर ब्रीच होता है, वो एग्रीमेंट ब्रीच होता है, तो उसका कोई आप कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि पहले ही लॉ में लिख दिया गया है कि ऐसे एग्रीमेंट, वेजरिंग वाले एग्रीमेंट जो होंगे वह वॉइड होंगे, जिनको आप जिनके लिए आप सूट फाइल नहीं कर सकते। अब इसके इसेंशियल में क्या आएगा, फर्स्ट क्या है, एनी गेम और अनसर्टन इवेंट। कोई भी गेम, जैसे क्रिकेट मैच हुआ, रेसलिंग हुआ, या एनी अदर टाइप ऑफ गेम। तो ऐसे सारे गेम या कोई अनसर्टन इवेंट जिसका पता नहीं, ऐसे इवेंट जिसका पता नहीं है कि वो उसका रिजल्ट क्या होगा, तो ऐसे इवेंट क्या कहलाएंगे, वेजर। इसका इसेंशियल हो जाएगा। वो ऐसे इवेंट अधिकतर पास्ट और फ्यूचर होते हैं। पास्ट और फ्यूचर दोनों टाइप के हो सकते हैं। फ्यूचर, अधिकतर ऐसे इवेंट फ्यूचर के होंगे। कि जैसे कि ए और बी ने शर्त लगाई कि आज बारिश होगी या नहीं होगी, फ्यूचर इवेंट हो गया। बारिश हुई तो तुम मुझे पैसे दोगे, और नहीं हुई तो तुम मुझे पैसे दोगे, ये क्या, फ्यूचर एग्रीमेंट हुआ। तो पास्ट वाला क्या हो जाएगा, ऐसा कोई इवेंट जिसके बारे में दोनों नहीं जानते हो। मतलब आज से कम 30 साल 40 साल पहले कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था, तो ये टीम मैच जीती थी, तो इसके बारे में दोनों नहीं जानते हो। ऐसा इवेंट जिसके बारे में उन दोनों को नहीं पता था कि उसका रिजल्ट क्या था। एक पर्सन ने बोला कि इंडिया जीतेगी, एक पर्सन ने बोला कि ऑस्ट्रेलिया जीती थी। वो दोनों में से कोई नहीं जानता था कि उस समय जो मैच हुआ था 1968 का, 1970 का, तो उसमें कौन जीती थी। पर उन्होंने शर्त लगाई उस बात पे। तो ऐसा भी कोई अनसर्टन की जिसका रिजल्ट नहीं पता, जो सर्टेनिटी नहीं हो जिसकी कि क्या होगा उसका, तो ऐसे इवेंट इसमें आ जाएंगे वेजरिंग एग्रीमेंट का। ये फर्स्ट एसेंशियल हो गया। अब सेकंड क्या है, म्यूचुअल चांस ऑफ गेन और लॉस। मतलब दोनों पार्टी को चांस होना चाहिए, म्यूचुअल चांस ऑफ गेन और लॉस। जैसे एक पार्टी को, मतलब एक पार्टी को गेन होगा और एक पार्टी को लॉस, मतलब दोनों को चांस मिलना चाहिए गेन और लॉस का। ऐसा नहीं कि एक पार्टी को गेन हो रहा है और दूसरी पार्टी को कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ना लॉस हो रहा है ना कोई गेन हो रहा है, कोई मतलब नहीं उस पार्टी को, ऐसा नहीं। यहाँ पर जैसे कि दो पार्टी ने शर्त लगाई, तो एक पार्टी जीतेगी तो उसको पैसे देने पड़ेंगे दूसरी पार्टी को। तो यहाँ पर क्या, दोनों पार्टी को चांस, म्यूचुअल चांस मिला है, दोनों पार्टी को बराबरी का चांस मिला है यहाँ पर। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही पार्टी को चांस मिला है, दोनों को पता नहीं था उस इवेंट के बारे में, दोनों ने शर्त लगाई, तो इससे क्या, दोनों को चांस मिला। थर्ड इसेंशियल क्या हो गया, नो सूट शेल बी ब्रॉड फॉर रिकवरी। अब इस अमाउंट के लिए, जिस चीज अमाउंट के लिए आपने शर्त लगाई है कि ये आप अमाउंट मेरे को दोगे, मैं जीतूंगी तो ये, मैं हारूंगा तो ये अमाउंट देनी पड़ेगी, ऐसे आपने शर्त लगाई है, तो उसके लिए अगर वो चीज आपने उस चीज को नहीं कंप्लीट करा, नहीं आपने उसको पैसे दिए, तो ऐसे के लिए आप सूट नहीं ला सकते अदर पार्टी पर, क्योंकि पहले ही कह दिया गया है कि वेजरिंग एग्रीमेंट क्या होते हैं, वॉइड होते हैं। सेक्शन 30 की हेडिंग में ही उन्हें बता दिया है कि ऐसे एग्रीमेंट जो वेजर से रिलेटेड हो, वो एग्रीमेंट वॉइड कहलाते हैं। तो आप इसके लिए कोई सूट नहीं ला सकते, क्योंकि कोर्ट ऑफ लॉ ने पहले ही बता दी है ये चीज़, आपको लॉ ने पहले ही डिसाइड कर दी है। तो आप ऐसे एग्रीमेंट करो भी, तो आप उसके लिए, उसकी रिकवरी के लिए आप यूँ नहीं कि कोर्ट चले जाओ कि मेरे साथ ऐसा हुआ, नहीं। आप इसके लिए कोई सूट नहीं ला सकते। नाइदर पार्टी टू हैव कंट्रोल ओवर द इवेंट। ना ही दोनों पार्टी का कंट्रोल होना चाहिए इवेंट पे। मतलब जो इवेंट हो रहा है उस पे दोनों पार्टी का कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए, मतलब उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए उस गेम में। जैसे कि कोई क्रिकेट मैच हो रहा है तो वो दोनों देख रहे हैं, उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है कि वो इवेंट पे कोई, अगर इन्वॉल्वमेंट हुआ तो वो कहीं ना कहीं रिजल्ट जानते होंगे, फिर वो अनसर्टन कहाँ रह जाएगा। और इसका पहले ही एसेंशियल है कि अनसर्टन होना चाहिए। अगर अनसर्टेनिटी नहीं रहेगी, कंट्रोल हो गया जहाँ आपका, तो वहाँ सर्टेनिटी आ जाएगी उस चीज़ में।
आप रिजल्ट जानते, अगर आपका कंट्रोल रहेगा तो आप उस चीज का रिजल्ट जानते होंगे। तो इसलिए क्या कह दिया, नाइदर पार्टी, मतलब दोनों पार्टी का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक का कंट्रोल है दूसरे का नहीं, नहीं, दोनों पार्टी का कंट्रोल उस इवेंट पे नहीं होना चाहिए। ये एक और इसेंशियल है। और नो अदर इंटरेस्ट इन द इवेंट, वो जो गेम की जो अमाउंट या स्टेक जो तुम जीत रहे हो या लॉस हो रहा है उसके अलावा कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। उस इवेंट पे तुम्हारा अदर कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। यही चीज, नो अदर इंटरेस्ट इन द इवेंट, यही चाहिए, ये चाहिए, यही चीज वेजरिंग एग्रीमेंट को इंश्योरेबल इंटरेस्ट से, मतलब इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट से अलग करती है। मतलब कि इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट को वेजरिंग में आने से, वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करने से, यही वाला पॉइंट है जो है नो अदर इंटरेस्ट इन द इवेंट, कि इंटरेस्ट में इवेंट नहीं होना चाहिए। ये न इंटरेस्ट नहीं होना, यही वाला पॉइंट अलग करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस को वेजरिंग एग्रीमेंट में आने से, यही पॉइंट रोकता है। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में पर्सन का इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है। मतलब उस, जैसे कि आपने आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस करवाया, तो आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट है उस चीज में कि अगर आपने ये चीज, अगर नहीं आपकी गाड़ी का इंटरेस्ट, आप इंश्योरेंस कराया आपने, तो अगर आपकी गाड़ी को कोई लॉस हुआ, कोई कुछ चीज हुई, आपकी गाड़ी चोरी हो गई, तो आपको उस चीज के अमाउंट रिकवरेबल हो जाएगा। इसीलिए आपने इंश्योरेंस करवाया, नहीं तो आप इंश्योरेंस क्यों करवाओगे। तो आपको उस चीज में, उस इवेंट में, मतलब उसका कार में आपका इंटरेस्ट है, आपकी कार है वो, तभी आपने इंश्योरेंस कराया। तो यही चीज वेगरिंग एग्रीमेंट को, वेजरिंग एग्रीमेंट को और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस को अलग करती। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस को वेगरिंग एग्रीमेंट में आने से यही वाला पॉइंट रोकेगा, क्योंकि वहां पर पर्सन का इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में, और यहाँ पर कोई इंटरेस्ट नहीं होता, नो अदर इंटरेस्ट इन द इवेंट। ये वाला लास्ट इसेंशियल है। ये सारे इसेंशियल होना जरूरी है वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अगर इसमें से एक भी इसेंशियल नहीं हुआ तो वो वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो ये सारे इसेंशियल्स आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपको एग्जाम में भी ये वाला क्वेश्चन आता है, जैसे कि वेजरिंग एग्रीमेंट होते क्या, इसके बारे में बताइए, तो आप पहले उसके बारे में इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, फिर आप डेफिनेशन इसकी जो दी हुई है, इसके जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, बैरेक्ट में जो दिया हुआ है, इसके बारे में वो लिख सकते हैं। और फिर ये इसेंशियल एलिमेंट्स करके आप ये एक एक करके पॉइंट डाल के आप सारे इसेंशियल्स को, जैसे मैंने अभी डिस्क्राइब करा उस टाइप से आप डिस्क्राइब करके लिख सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने इसेंशियल। अब बात कर लेते हैं केस लॉ की। फर्स्ट केस लॉ कौन सा है, बाबा साहब वर्सेस राजा राम AI 1931 का केस लॉ। इस केस में क्या हुआ था, दो रेसलर थे, उन्होंने एक कंडीशन लगाई कि अगर रेसलिंग, अगर जो हमारा रेसलिंग मैच अब जो होगा उसमें से हम दोनों में से अगर कोई एक पार्टी नहीं अवेलेबल होती है, मैच में नहीं आती है, तो दूसरी पार्टी पहली पार्टी को जो भी 500 रुपीज है वो देगी, अगर वह आने में फेलुअर होती है उस मैच में। और अगर कोई एक पार्टी दूसरी पार्टी से जीतती है तो उसको 1125 गेट मनी मिलेगा। मतलब जो गेट मनी मीन्स, जो लोग देखने आएगी, जो ऑडियंस देखने आएगी, वो जो टिकट्स खरीदेगी, पासेस खरीदेगी, उसकी अमाउंट जो विनिंग पार्टी रहेगी उसको मिलती है। ये हो जाती है गेट मनी। ठीक है। इसमें क्या हुआ, दो रेसलर ने बेट करा यहाँ पर भी, कि बात करी उन्होंने, बेटिंग नहीं लगी, उन्होंने कहा कि दोनों में से एक भी पार्टी फेलुअर होती है उस दिन आने को, जिस दिन हमारा मैच है, तो वह अदर पार्टी को 500 रुपीज देगी। तो यहाँ पर एक पार्टी आने में अनअवेलेबल, वहां पहुंच नहीं पाई, फेलुअर हो गई, तो दूसरी पार्टी से उसने मांगे कि मेरे को तुम 500 रुपए दो। तो उसने कहा नहीं, मैं क्यों दूं 500 रुपए, ये तो वेजरिंग एग्रीमेंट है। तो कोर्ट गए तो कोर्ट ने कहा नहीं, ये वेजरिंग एग्रीमेंट की कैटेगरी में नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर इवेंट अनसर्टन नहीं रहा। यहाँ पर पहले से अपन ने सेकंड इसेंशियल में क्या देखा था, म्यूचुअल चांस ऑफ गेन और लॉस। यहाँ पर एक पार्टी तो न्यू ही जीत गई, मतलब यहाँ म्यूचुअल चॉइस नहीं मिली पर्सन को गेन और लॉस की। और अपना इसेंशियल, मेन इसेंशियल क्या था कि म्यूचुअल
मिलना चाहिए, दोनों पार्टी को म्यूचुअल बेनिफिट होना चाहिए, म्यूचुअल चांस मिलना चाहिए गेन और लॉस का। और यहाँ पर क्या हुआ है, नहीं मिला है, वो म्यूचुअल चांस नहीं मिला है। एक पार्टी नहीं है ये, तो दूसरी पार्टी तो अपने आप ही जीती हुई मानी जाएगी, कोई वो ही नहीं होगा। तो यहाँ म्यूचुअल चांस नहीं हुआ। जब वो रेसलिंग करते तो म्यूचुअल चांस मिलता कि हाँ एक पार्टी तो जीतेगी और एक पार्टी हारेगी। और ये जो अमाउंट है, ये जो अमाउंट तुम दे रहे हो, ये गेट मनी की अमाउंट दे रहे हो, तुम खुद के पैसे नहीं दे रहे हो, तुम खुद के जेब के पैसे नहीं दे रहे हो, ये गेट मनी की अमाउंट दे रहे हो। तो ऐसे एग्रीमेंट क्या कहलाएंगे, वैलिड कहलाएंगे। ऐसे एग्रीमेंट वॉइड की कैटेगरी में नहीं आएंगे, ये कोर्ट ने कहा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, गेरूलाल पारिक वर्सेस महादेव दास का। ये AIR 1959 का केस लॉ। इस केस लॉ में क्या हुआ, इस केस लॉ में कहा गया कि कोलेट्रल एग्रीमेंट जो होते हैं, वेजरिंग एग्रीमेंट के जो कोलेट्रल एग्रीमेंट होते हैं वह वैलिड होते हैं, वह वॉइड की कैटेगरी में नहीं आएंगे। क्या हुआ था, दो पार्टी थी ए बी, उन्होंने शर्त लगाई थी कि किसी चीज पे शर्त लगाई कि तुम हारे तो मेरे को 1000 रुपए दोगे। तो ए जो था वो हार गया, तो उसने क्या करा, अपने दोस्त से बोल दिया कि तुम मेरे को 1000 रुपए दोगे क्या। उनने दे दिए उसको 1000 रुपए, और उसने जो जीती हुई पार्टी थी उसको वो पैसे दे दिए। तो यहाँ पर जो उसके कोलेट्रल एग्रीमेंट थे, उसके साथ के जो सहायक एग्रीमेंट थे, कोलेट्रल एग्रीमेंट मीन्स क्या होते हैं, जो सहायक एग्रीमेंट थे उसके साथ का जो एग्रीमेंट था वो वैलिड कहलाएगा। मतलब जो ए ने अपने दोस्त से 1000 रुपए लिए थे, वो वाला एग्रीमेंट क्या कहलाएगा, वो वैलिड कहलाएगा, वह वॉइड नहीं कहलाएगा। ठीक है, और ये वाला रूल महाराष्ट्र और गुजरात में अप्लाई नहीं होता कि कोलेट्रल एग्रीमेंट जो है वह वैलिड कहलाएंगे। वहां पर कोलेट्रल एग्रीमेंट भी क्या कहलाते हैं, वॉइड ही कहलाएंगे। वहां पे कोलेट्रल एग्रीमेंट को वॉइड ही माना जाता है, यूं नहीं है कि कोलेट्रल एग्रीमेंट है तो वो वैलिड हो गया, नहीं, पर अदर स्टेट में वैलिड माना जाएगा। ठीक है, और उसमें यह कहा गया कि जो वेगरिंग एग्रीमेंट होते हैं वो अनइन्फोर्सेबल तो होते हैं पर फॉरबिडन बाय लॉ नहीं होते। मतलब वेजरिंग जो एग्रीमेंट रहते हैं वो वॉइड एंड अनइन्फोर्सेबल की कैटेगरी में तो आएंगे, लेकिन क्या नहीं होंगे, फॉरबिडन बाय लॉ, लॉ द्वारा फॉरबिडन नहीं होंगे। ठीक है, ये चीज गेरूलाल पारेख वर्सेस महादेव दास में कही। नेक्स्ट केस लॉ क्या है, कालिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी 1892 का। ये केस लॉ आपने हर कोई जानता होगा, ये केस लॉ मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करा था, अच्छे से पूरा डिस्क्राइब करा हुआ है मैंने इसको। इसका मेन पॉइंट हम जान लेते हैं कि इस यहाँ पर क्यों लाया गया इस केस लॉ को। तो यहाँ पर क्या हुआ, कालिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी में क्या हुआ था कि कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने एक ऑफर निकाला था कि जो भी उनकी स्मोक बॉल यूज करेगा उसे इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, और अगर उस पर्सन को इन्फ्लुएंजा होता है तो 100 पाउंड देंगे। तो मिसेस कार्लिन ने यहाँ पर उनकी स्मोक बॉल यूज करी और उसके बाद भी उसे इन्फ्लुएंजा हो गया। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि ये तो वेजरिंग एग्रीमेंट है, तो कोर्ट ने कहा नहीं, ये वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं है। क्यों नहीं है ये वेजरिंग एग्रीमेंट, क्योंकि यहाँ पर पार्टी को न लॉस हो रहा है ना विन हो रहा है। द कंपनी हैड नो चांस ऑफ विनिंग, नाइदर मिसेस कार्ली एनी चांस ऑफ लूजिंग। न कंपनी को कोई इसमें विनिंग हुई है और ना इसमें मिसेस कार्लिल को लॉस हुआ है। तो दोनों, और उसके एसेंशियल के लिए, वेजरिंग एग्रीमेंट के एसेंशियल के लिए, वॉइड होने के लिए क्या जरूरी है, वेजरिंग एग्रीमेंट होने के लिए कि म्यूचुअल चांस ऑफ गेन और लॉस। यहाँ पर किसी भी पार्टी को कोई गेन भी नहीं हो रहा है और ना लॉस हो रहा है, तो ऐसे एग्रीमेंट क्या हो जाएंगे, वैलिड कहलाएंगे। ये वॉइड की कैटेगरी में नहीं आएंगे क्योंकि ये तो वेजरिंग एग्रीमेंट है ही नहीं ना। और वेजरिंग एग्रीमेंट होने के लिए उसके इसेंशियल्स होना जरूरी। अगर आप उन पांचों इसेंशियल्स को नहीं समझोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि वेजरिंग एग्रीमेंट होता क्या। अब इसके एक्सेप्शंस, कि वेजरिंग एग्रीमेंट के भी कुछ एक्सेप्शंस दिए गए। फर्स्ट एक्सेप्शन क्या है, ये एक्सेप्शन बैरेक में भी दिया हुआ है, हॉर्स रेस। मतलब कि हॉर्स रेस में कोई भी सब्सक्रिप्शन, कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए कोई एग्रीमेंट किया गया हो, या एनी प्लेड प्राइज और सम ऑफ मनी जिसकी अमाउंट 500 रुपीज या उससे ज्यादा हो, उसके लिए कोई कॉन्ट्रीब्यूशन या सब्सक्रिप्शन किया, तो ऐसे एग्रीमेंट वॉइड नहीं कहलाए। अब आप बोलेंगे कि हॉर्स रेस ये भी तो एक गेम है, तो हॉर्स रेस में भी गेम है
तो ये जो पर्सन जो हॉर्स रेस कर रहा है, जो इस पे शर्त लगा रहा है, उसके लिए तो वेजरिंग एग्रीमेंट है। पर जो पर्सन इसमें इन्वॉल्व हुआ है, जो हॉर्स रेस खुद कर रहा है, उसके लिए थोड़ी वेजरिंग एग्रीमेंट होगा, क्योंकि वो तो उसकी पूरी स्किल के थ्रू, उसके पूरे इफोर्ट्स के थ्रू कि हाँ मेरे को पूरी मेहनत लगा रहा है, पूरी स्किल दे रहा है, उसकी उसको सारी चीजें सीखनी पड़ रही है हॉर्स रेस के लिए, उतना ट्रेन होना पड़ रहा है, उसने सारी उसकी जो स्किल्स है वो यूज करी है। तो ये वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं होगा, क्योंकि वो तो उसको यूज कर रहा है ना वो चीज, वो खुद ट्रेंड हो रहा है, उसके लिए हॉर्स को ट्रेंड करना पड़ रहा है इतना, उसके पीछे उसकी मेहनत लग रही है। यहाँ पर उन्होंने नहीं कि उसके लिए अनसर्टन इवेंट की बैठे बैठे उन्होंने शर्त, हाँ पर जो पर्सन दूसरा उस पर शर्त लगाए कि यार ये वाला घोड़ा जीतेगा, यार ये वाला जीतेगा, वो वाले वेगरिंग एग्रीमेंट जरूर कहलाएंगे। पर जो खुद हॉर्स रेस कर रहा है उसका जो विनर रहेगा, तो उसके लिए 500 रुपीज देना या उससे एक्सेस अमाउंट जो भी देना है, वो उसको जो अमाउंट मिलेगी वह वेजरिंग एग्रीमेंट की कैटेगरी में नहीं आएगी। ये फर्स्ट एक्सेप्शन है। फिर सेकंड क्या है, क्रॉसवर्ड पजल स्किल्ड। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर स्किल्ड क्यों लिखा है, अनस्किल्ड मतलब नहीं आएगी। यहाँ पर उसने स्किल के थ्रू उसके माइंड यूज करा, उसने स्किल्स यूज करी, उसने जो पढ़ा लिखा उसके बारे में सब चीजें करी, उसमें मेहनत करी उसने, तो यहाँ पर ये भी उसके एक्सेप्शन में आएगी। थर्ड क्या आ गया, चीट फंड। चीट फंड में भी क्या होता है, किसी को ना लॉस होता है ना किसी को प्रॉफिट होता है, दो चार जने रहते हैं, उसमें से कितने ही लोग रहते हैं, उसमें से कोई एक जो पर्सन उठाता है वो उसको अमाउंट मिल जाती है, अदर पर्सन को अमाउंट नहीं मिलती, नेक्स्ट टाइम उस अदर पर्सन को मिल जाती। तो इसमें यूं नहीं है, एक पर्सन को जरूर गेन हो रहा है पर अदर पर्सन को लॉस नहीं हो रहा है, अगले टाइम उसको मिलना ही है। तो ये चीट फंड में भी नहीं आएगी वेजरिंग एग्रीमेंट। कोमोडिटी ट्रेडिंग आप जानते होंगे कि कोमोडिटी ट्रेडिंग क्या होती है, शेयर मार्केट के जितने भी ट्रांजेक्शन हुआ, शेयर मार्केट वगैरह, ये सारी चीजें भी, शेयर मार्केट, कोमोडिटी मार्केट, ये सारी चीजें इसके एक्सेप्शन में आएगी वेजरिंग एग्रीमेंट। अब इसका इफेक्ट क्या होता है, तो इसका इफेक्ट क्या रहेगा, वॉइड और अनइनफोर्सेबल। ऐसे एग्रीमेंट पहले ही कह दिया है कि वॉइड और अनइनफोर्सेबल रहेगा, इसका इफेक्ट ये रहेगा। इसके कोलेट्रल एग्रीमेंट क्या रहते हैं, वैलिड रहते हैं। मैंने आपको बताया उस केस लॉ में कि इसके जो कोलेट्रल एग्रीमेंट रहेंगे वो वैलिड रहेंगे। इसका एक्सेप्शन क्या, गुजरात और महाराष्ट्र, गुजरात और महाराष्ट्र में इसके कोलेट्रल एग्रीमेंट भी वॉइड कहलाएंगे। पर ये नॉट फॉरबिडन बाय लॉ है, ये वॉइड और अनइनफोर्सेबल जरूर है, लेकिन इसका इफेक्ट नॉट फॉरबिडन, ये फॉरबिडन बाय लॉ नहीं है। ये भी हमने देखा केरूलाल पारिक वर्सेस महादेव दास वाले केस लॉ में। ठीक है, आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वेजरिंग एग्रीमेंट क्या होते हैं। वेजरिंग एग्रीमेंट होने के लिए उसके एसेंशियल एलिमेंट्स होना जरूरी है। और ये वॉइड एग्रीमेंट लेक्चर की सीरीज का लास्ट सेकेंड पार्ट है। इसके बाद एक और सेक्शन बचा है, उसके बाद वॉइड एग्रीमेंट वाली सीरीज खत्म हो जाएगी। ठीक है।